नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक था कल, ये स्लाइड नंबर 15 या फिर 16 तक हो चुका था, 16-17 तक हो चुका था। तो कुछ पेंडिंग है, आज उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड एनालिसिस का, मांग विश्लेषण का एक टॉपिक है, तो इसकी कुछ स्लाइड बाकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स हैं। टॉपिक तो सारा सारा मतलब जो है ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट डिज़ाइन किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि आरडी लोच के 3 रूप थे, यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। स्थानांतरण जो वस्तु होती हैं उनकी मांग की आरडी लोच कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। पूरक वस्तुओं की मांग की आरडी लोच जो है ना ऋणात्मक होती है, और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं उनकी आरडी लोच कैसी होती है, शून्य होती है। तो ये पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मांग की आय लोच, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मांग की आय लोच जो है का जो सूत्र है, मांग की आय लोच का जो सूत्र है वो ये है, मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाई आय में अनुपातिक परिवर्तन। यानी ये बताता है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को ये दिखाता है मांग की आय लोच। और ये जो आय और लोच रहती है, ये जो है जो हमारी वस्तुएं हैं, किस प्रकार की वस्तुएं हैं, विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में मांग की आय लोच जो है इकाई से अधिक रहती है। जो वस्तुएं रिच पर्सन्स यूज़ करते हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, उनकी जो लोच रहती है वो इकाई से अधिक रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय वृद्धि के परिणामस्वरूप आय का बहुत अधिक भाग जो है खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है। ऐसा इस कारण से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो बिल्कुल नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, उनकी आय लोच इकाई से कम रहती है, लेकिन 0 से अधिक रहती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ये वो लोच है जो आवश्यक वस्तुओं की है। आवश्यक वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम और 0 से अधिक होती है। लेकिन इसके साथ में एक और जो लोच है, बिल्कुल जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अति आवश्यक वस्तुएं, जैसा भी हमने देखा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अति आवश्यक वस्तुओं की आय लोच जो होती है वो शून्य होती है। यानी कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, बिल्कुल नेसेसरी गुड्स हैं, उसके ऊपर जो है, उसकी मांग के ऊपर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपकी आय बिल्कुल कम है तो भी उसकी डिमांड उतनी बनी रहती है, और आपकी आय बढ़ जाती है तो भी उसकी मांग वैसी की वैसी बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल अति आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि नमक की बात करते हैं, तो नमक की जो आय लोच होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। रीज़न क्या? क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स होती है। उसके बाद में जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं के ऊपर अगर हम लोग आय प्रभाव की बात करें तो वो जो है ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। आय बढ़ने के ऊपर उनके ऊपर खर्च की गई मात्रा जो है कम हो जाती है, ठीक है, या फिर उनकी जो मांग है वो कम हो जाती है। ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर व्यय, यानी कि वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात के आधार पर, वस्तु पर व्यय की गई आय के आधार पर, या फिर ये कहेंगे आय के अनुपात के आधार पर आय लोच की गणना की जा सकती है। तो वो कैसे कैसे की जा सकती है? वो जो है हमारी इकाई से अधिक कब होगी, इकाई से कम कब होगी, या फिर इकाई के बराबर कब होगी। तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई के बराबर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर नज़र डालते हैं। इकाई के बराबर कब होती है? तो इकाई के बराबर तब होती है जब यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात जो है अपरिवर्तित रहता है।
अपरिवर्तित रहता है। क्या? व्यय की गई, यानी यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात, यानी जो एक्सपेंडिचर्स है उसका अनुपात जो है अपरिवर्तित रहता है, तो वहाँ पर मांग की जो आय लोच रहती है वो इकाई के बराबर रहती है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट बनता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट है यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में वृद्धि होती है, तो ये जो है आय लोच जो होगी वो होगी हमारी इकाई से अधिक। यानी कि फिर से देखिए, यदि क्या है कि आय में वृद्धि होती है, क्या होती है? आय में वृद्धि होती है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वस्तु पर व्यय की गई आय के अनुपात में भी वृद्धि होती है। आय में भी वृद्धि होती है और यानी जो व्यय करने का जो अनुपात है उसमें भी वृद्धि होती है, तो कौन सी लोच हो जाती है? इकाई से अधिक। और उसके बाद में इसका अपोजिट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। यदि आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात घट जाता है, तो ये क्या हो जाता है? इकाई से कम। यानी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय बढ़ता है तो ये होगी इकाई से अधिक। आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय की गई आय का अनुपात अगर घटता है तो ये होगी इकाई से कम। और इकाई के बराबर तब जब ये जो है ना अपरिवर्तित रहता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर, केन्स द्वारा प्रतिपादित सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के संदर्भ में मांग की आय लोच को स्पष्ट किया गया है। केन्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसके माध्यम से जो है ना मांग की आय लोच को स्पष्ट किया गया है। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है इसका सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र की बात कर लेते हैं। सूत्र क्या कहता है कि उपभोग में, क्या बताता है? उपभोग में, या फिर कहें कि उपभोग व्यय में, उपभोग व्यय, ये थोड़ा है ना, मैं इसको छोटे से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये अंडरलाइन हो जाए। ये इस प्रकार से मैं ये करना चाह रहा था। उपभोग व्यय यानी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड में आय में अनुपातिक परिवर्तन, ये इसका सूत्र होता है। यानी कि आय में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, ये रेशियो जो है, यानी जो अनुपात जो है, ये केन्स ने दिया है। इस प्रकार जो है मांग की आय लोच सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि MPC/APC का जो अनुपात है उसके बराबर रहती है अकॉर्डिंग टू केन्स। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? प्रतिस्थापन की मांग लोच, यानी जो सब्स्टिट्यूशंस है उसकी बात हम करें तो वो कैसे होती है? सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन की मांग लोच। प्रतिस्थापन की मांग लोच का संबंध डिस्कस करते हैं। प्रतिस्थापन की मांग लोच यह प्रदर्शित करती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, क्या बताया? दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तन होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है। क्या बताना चाहता है? दो वस्तुएं हैं XY, उनकी कीमतों के अनुपात में परिवर्तन जब होता है तो दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कितना प्रतिस्थापन किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग प्रतिस्थापन की लोच से दिखाते हैं। तो प्रतिस्थापन की लोच का प्रतिपादन किसने किया? वो हिग्स ने किया है। किसने किया माय डियर? प्रोफेसर हिग्स ने किया है। प्रतिस्थापन की मांग लोच का प्रतिपादन किया है हिग्स ने। प्रतिस्थापन की मांग लोच को किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं? तो ये सूत्र आ गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र हमने डिजाइन किया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि सूत्र इसका क्या है। प्रतिस्थापन की मांग लोच का जो सूत्र है ये क्या दिखाता है? वस्तु x तथा y की मात्रा के संयोग अनुपात में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु x तथा y कीमतों के अनुपात में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु x तथा y की कीमतों के अनुपात में परिवर्तन के कारण से वस्तु x तथा y की मात्रा के अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन की मांग लोच के द्वारा
डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वस्तु x की कीमत में परिवर्तन के कारण से वस्तु x की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, तो ये लोच दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स दो गुड्स हैं, तो पहली x दूसरी y, तो इनकी कीमतों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण से इनकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, इनके अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है, उस चीज़ को दिखाता है प्रतिस्थापन की मांग लोच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन की मांग लोच, इसके निष्कर्ष क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं, तो जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, जो डिस्कस करने वाली बात थी वो थी, एक तो पूरक वस्तुएं थी, एक निकट स्थापन जो जिनका होता है वो वस्तुएं थी, और एक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र वस्तुएं थी। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि दो वस्तुएं जो हैं पूर्ण स्थानापन्न हैं, पूर्ण रूप से क्या है, स्थानापन्न हैं, दो वस्तुएं क्या हैं, पूर्ण रूप से स्थानापन्न हैं, तो प्रतिस्थापन की जो लोच रहेगी वहाँ पर अनंत रहेगी, अनंत। प्रतिस्थापन की लोच क्या रहेगी, अनंत रहेगी। अगर पूर्ण रूप से क्या है, स्थानापन्न है ना, एक दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न की जा सकती हैं, एक दूसरे के स्थान पर जो है मतलब प्रयोग की जा सकती हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं हैं वो, उनकी जो लोच रहेगी वो रहेगी अनंत, पूर्ण स्थानापन्न में। और दूसरा पॉइंट बनता है, यदि दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं, दो वस्तुएं क्या है, निकट स्थानापन्न है, निकट, दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं, तो निकट स्थानापन्न में जो इलास्टिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, अनंत की बजाय। निकट में क्या रहा, ग्रेटर देन 1 है, और पूर्ण रूप से स्थानापन्न है उसमें अनंत रहेगी। और दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं, अर्थात उनमें जो है ना कोई भी किसी प्रकार का प्रतिस्थापन नहीं होता, तो उस पोजिशंस में जो प्रतिस्थापन की जो लोच है वो 0 रहेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे, तीनों को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने अंडरलाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को। यानी कि पहले पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि जब वस्तुएं जो है पूर्ण स्थानापन्न है, पूर्ण रूप से स्थानापन्न हैं, तो लोच कैसी रहती है, अनंत रहती है। यदि दो वस्तुएं निकट स्थानापन्न हैं तो ग्रेटर देन 1 रहता है, और यदि वस्तुएं जो है ना स्वतंत्र हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ पर जो है प्रतिस्थापन की लोच 0 रहती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बन के आ रहा है ये है कीमत लोच। जैसा भी हमें पता है, कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है, ठीक उसी प्रकार से कीमत लोच जो होती है वो आय लोच प्लस में प्रतिस्थापन लोच का जोड़ होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब जिस प्रकार से हमने बात की थी संयुक्त मांग, सामूहिक मांग और मांग, इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ति भी है। पूर्ति का विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो पूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या है, सबसे पहले देखते हैं पूर्ति क्या होती है। देखिए, पूर्ति उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। यानी जो स्टॉक होता है हमारे पास में, सप्लाई होती है, उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता यानी जो कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत तथा एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होता है, तो वो हमारी क्या रहती है, सप्लाई रहती है, पूर्ति रहती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने संयुक्त मांग की बात की थी उसी प्रकार से संयुक्त पूर्ति भी है। संयुक्त पूर्ति क्या होती है, जब किसी एक स्रोत से एक से अधिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। स्रोत एक ही होता है, यानी जो संसाधन होता है कोई एक ही होता है, लेकिन उससे जो है ना एक से अधिक वस्तुएं अपने को प्राप्त होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त पूर्ति। जैसे कपास की बात करते हैं, कपास से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कपास से हम लोग बिनोला भी ले सकते हैं, और कपास के साथ में जो हम लोग ऊन भी ले सकते हैं, भूसा भी ले सकते हैं। यानी गेहूं के साथ में भूसा ले सकते हैं, और बिनोले के साथ में यानी कपास के साथ में जो है ना बिनोला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि संयुक्त पूर्ति होती है। कपास का प्रोडक्शन करते हैं, बाड़ी की मतलब जो है आप लोग
खेतीबाड़ी करते हैं तो वहाँ से जो है ना आपको बिनौला भी मिलेगा और कपास भी मिलेगी। इसी प्रकार से आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं से आपको गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है ना आपको भूसा यानी कि जो तूड़ी होती है वो भी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होती है, संयुक्त पूर्ति होती है। जब किसी एक स्रोत से अधिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, संयुक्त पूर्ति होती है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, कपास का भी गेहूँ का भी। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बनता है, वो है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ। सामूहिक पूर्ति को अंडरलाइन करते हैं। सामूहिक पूर्ति वह पूर्ति होती है जब वस्तु विशेष की पूर्ति जो है विभिन्न प्रतियोगी स्रोतों से की जाती है। जैसे शक्ति की आपूर्ति में क्या ले सकते हैं, बिजली है, कोयला है, पानी है। तो ये क्या हो जाएगी, सामूहिक पूर्ति हो जाती है। वह पूर्ति जब कि वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त की जाती है। यानी जो पूर्ति है किससे ले रहे हैं हम लोग, प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि शक्ति की आपूर्ति की बात करते हैं, शक्ति अपने को चाहिए तो शक्ति कहाँ से मिल सकती है, बिजली से मिल सकती है। शक्ति यानी जो एनर्जी है जो कोयले से मिल सकती है, पानी से मिल सकती है। तो ये जो है सामूहिक पूर्ति है, जो है एक ही चीज़ को जो है हम लोग जो है ना एक से अधिक तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया शक्ति का। शक्ति की जो आपूर्ति होती है बिजली से भी होती है, कोयले से भी होती है और पानी से भी होती है। तो ये क्या होगी, सामूहिक पूर्ति का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पूर्ति का नियम, जैसे मैंने डिस्कस किया था मांग का नियम, उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति नहीं कहेंगे, वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने पर बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर घट जाती है। फिर से देखिए, पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा था उसका ये अपोजिट है। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर पूर्ति जो है घट जाती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि कीमत और पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध होता है। जिस दिशा में कीमत बढ़ती है उसी दिशा में जो है पूर्ति बढ़ती है। यानी जो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिमांड होता है डाउनवर्ड और जो स्लोप होता है वो क्या था, पॉजिटिव वर्ड। तो ये जो है प्राइस का सीधा संबंध दिखाता है। ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका, वो है पूर्ति का विस्तार और संकुचन। ये भी बात हमने पहले की थी, मांग का विस्तार और संकुचन। ठीक उसी प्रकार से पूर्ति का विस्तार और संकुचन जो है वो एक ही वक्र पर होता है, जबकि पूर्ति की वृद्धि और कमी जो है जब होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पूर्ति वक्र होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो एक ही लाइंस के अंदर दोनों बातें हमने डिस्कस कर दी। पूर्ति के विस्तार की बात करते हैं और संकुचन की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक ही पूर्ति वक्र के ऊपर यानी कि एक ही कर्व के ऊपर होता है। जबकि वृद्धि की बात करते हैं यानी कि पूर्ति की वृद्धि और पूर्ति की कमी होती है तो पूर्ति वक्र जो है डाउन नीचे चला जाता है दाएं साइड में, और जब बढ़ती होती है तो चला जाता है बाएं साइड में। इस प्रकार से जो है ना, यानी कि ऊपर और नीचे जा सकता है। ठीक है, वृद्धि में जो पूर्ति वक्र होगा वो ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन विस्तार या फिर कमी में एक ही पूर्ति वक्र पर बना रहता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो पूर्ति की लोच जो है वो एक परिमाणात्मक माप है, परिमाणात्मक माप को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्ति की लोच कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्ति की लोच को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जब होता है तो पूर्ति की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोच। यानी कि पूर्ति की लोच को कैसे लिखेंगे, पूर्ति मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये जो अनुपातिक परिवर्तन की बात है हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे न्यूमेरिकल्स, हम सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से पूर्ति मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको कहते हैं पूर्ति की लोच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं
जो पूर्ति मतलब जो भी मतलब अपने पास में स्टॉक होता है किसी ऐसी वस्तु का जो कि शीघ्र नष्ट हो जाती है, तो उसकी लोच कैसी रहती है। जो टिकाऊ वस्तु होती है उसकी लोच कैसी होती है। जिसमें कम समय रहता है उसमें कैसी रहती है, और जो अधिक समय लेती है उसमें कैसी लोच रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे सारे, लास्ट में जो सारे सारे जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो शीघ्र जो नष्ट होने वाली जो वस्तु होती है ना, जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह है, बहुत जल्दी जो है ना मतलब नष्ट हो जाती है, तो उसकी लोच कैसी रहती है, बेलोचदार रहती है। जो शीघ्र नष्ट हो जाएगा वो उसकी लोच कैसी रहेगी, बेलोचदार रहेगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें टिकाऊ वस्तु की, जो कि जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है टिकी रह सकती है, गेहूँ है, बाजरा है, या फिर और अन्य चीज़ें जो कि लंबे समय तक चल सकती हैं, उसकी जो लोच रहेगी यानी पूर्ति की जो लोच रहेगी वो क्या रहेगी, लोचदार रहेगी। यानी जो टिकाऊ वस्तुओं की जो पूर्ति लोच रहती है वो लोचदार रहती है, और जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं उन वस्तुओं की जो पूर्ति लोच रहेगी वो क्या रहेगी, बेलोचदार रहेगी। तो शीघ्र नष्ट हो जाएगी उसका तो बेलोच रहेगी, और जो लंबे समय तक चलेंगी जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी लोच जो रहेगी वो रहेगी लोचदार। इसी प्रकार से यहाँ पर समय की बात करते हैं। उत्पादकों के पास में जितना कम समय होगा, यानी जो टाइम कम लेता है, कम समय होगा, पूर्ति की लोच जो है उतनी ही अधिक बेलोचदार रहेगी। उत्पादकों के पास में जितना कम समय रहेगा या फिर कम समय होगा, तो पूर्ति की लोच क्या रहेगी, उतनी ही अधिक रहेगी। यानी कोई भी प्रोड्यूसर्स है उसको आप लोग जो है ना सप्लाई देने के लिए बोलते हो, तो जितना आप लोग कम समय देंगे ना तो वहाँ पर लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। आप लोग समय को बढ़ा दोगे तो लोच कैसी हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ जो है ना लोचदार हो जाती है, और समय जब कम देते हैं तो अधिक लोचदार हो जाती है। तो कल हमने डिस्कस किया था, आप कोई ऑर्डर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, समोसे का या और का, तो अगर आप लोग तुरंत ऑर्डर दे करके तुरंत आपको ऑर्डर चाहिए तो वहाँ पर क्या होती है, बेलोचदार मांग होती है, और लंबा समय देते हो तो वहाँ पर लोचदार हो जाती है। इसी प्रकार से जो पूर्ति की बात कर रहा है, अगर आप लोग समय देते हो तो वहाँ पर लोचदार हो जाएगी, और आप लोग कम समय देते हो तो वहाँ पर बेलोचदार हो जाती है। ठीक है, तो लोच की बात है। पूर्ति की लोच धनात्मक होती है क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मांग की जो लोच थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो पूर्ति की लोच है वो क्या है, धनात्मक है। क्यों है धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति का और कीमत का पॉजिटिव रिलेशंस होता है, इसलिए जो है पूर्ति लोच जो है वहाँ पर क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स ये वो सारी थ्योरी आ गई है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। तो बिल्कुल नोट्स टाइप्स से हैं, 3 पेज के अंदर हम लोग सारा जो है ना कवर कर देंगे थ्योरेटिकली, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। देखिए पहले पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, मूल्य मांग उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन आदि किसी तरह होने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये मूल्य मांग हुआ। इसके बाद में जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने वाली प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। तो ये हमें पता है प्रतिस्थापित गुड्स कौन सी होती हैं, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं कौन सी होती हैं, जो कि एक दूसरे के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो वो वस्तुएं होती हैं प्रतिस्थापन। और पूरक कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक अथवा संयुक्त वस्तुएं, एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बार पूरक में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कौन सी होती हैं, प्रतिस्थापन कौन सी होती हैं। तो पूरक अथवा संयुक्त वस्तुएं, एक साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि पेन के साथ में इंक भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरक वस्तुएं होती हैं। एक के बगैर जो है ना दूसरे का काम चलेगा नहीं, दूसरे का पहले के बगैर काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे को की पूर्ति करने के लिए जो ना पूरक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, पूरक वस्तुएं इसका जो नाम देते हैं। उसके बाद में क्या है कि व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग, जब किसी वस्तु की मांग के कारण से किसी अन्य वस्तु अथवा सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मांग। क्या बताता है, व्युत्पन्न मांग जब किसी वस्तु की मांग के कारण से किसी अन्य वस्तु की या फिर सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न। कल हमने बात की थी साधन मांग की, तो साधन मांग में हमने व्युत्पन्न मांग को डिस्कस किया था। और आज यहाँ पर एग्जाम्पल है श्रम की मांग।
तो श्रम की मांग जो होती है वो भी क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि श्रम भी जो है ना एक साधन ही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने से पहले एक बार मांग का नियम देख लेते हैं। मांग का नियम हमने डिस्कस किया था कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में और मांगे की मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध रहता है। ये नेगेटिव रिलेशंस रहता है किसका, कीमत का और मांगे की मात्रा का नेगेटिव रिलेशंस रहता है। यानी कि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर घटना और कीमत के घटने पर बढ़ना, यानी कि नेगेटिव रिलेशंस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, इसलिए जो है नेगेटिव स्लोप क्या दिखाता है, कीमत और मांगे की मात्रा का नेगेटिव रिलेशंस दिखाता है। तो ये सारे वही प्रश्न है जो उन्हें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नोट्स। तो चलिए, गिफन वस्तुएं कौन सी हैं। गिफन वस्तु विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तुएं जिसमें क्या होता है, सृणात्मक आय प्रभाव अधिक बलशाली होता है और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम लागू नहीं होता मतलब क्या है कि मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो यहाँ पर जो गिफन वस्तुएं होती हैं इनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर विरोधाभास होता है। तो गिफन वस्तुएं विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तु होती हैं जिनमें सृणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली रहता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना होता है। उसके बाद में निम्न वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें सृणात्मक आय प्रभाव निर्बल होता है और मांग का नियम जो है क्रियाशील रहता है। देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंट आ गया इसके अंदर। जो निम्न वस्तु है उसके ऊपर जो है आय प्रभाव क्या रहता है, सृणात्मक रहता है। जो गिफन गुड्स है उसके ऊपर मतलब आय प्रभाव कैसा रहता है, सृणात्मक रहता है। यानी कि दोनों ही में, गिफन में भी और निम्न वस्तु में भी, दोनों में मतलब आय प्रभाव क्या है, सृणात्मक है। निम्न वस्तु में भी सृणात्मक है, ठीक है, और जो गिफन वस्तु है उसके ऊपर भी जो है आय प्रभाव क्या है, सृणात्मक होता है, सृणात्मक है। निम्न वस्तु के ऊपर जो है ना आय प्रभाव क्या होता है, सृणात्मक रहता है। लेकिन ये जो है ना गिफन है, गिफन में ग्रेट रहता है। ग्रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अधिक बलशाली रहता है। सृणात्मक तो है लेकिन क्या है, अधिक बलशाली है किसमें, गिफन में, यानी कि ग्रेट होता है, यानी कि अधिक बलशाली रहता है। और जो निम्न वस्तु है उसमें भी आय प्रभाव सृणात्मक रहता है, लेकिन जो है मांग का नियम जो है ना यहाँ पर क्रियाशील रहता है। मांग का नियम लागू होता है किसके अंदर, निम्न वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू होता है कुछ समय के लिए, गिफन के ऊपर लागू नहीं होता। यहाँ पर जो है सृणात्मक आय प्रभाव मतलब रहता है लेकिन बलशाली रहता है। ठीक है, यानी जो गिफन वस्तु है विशिष्ट प्रकार की निम्न वस्तु होती हैं जिसमें क्या होता है, सृणात्मक आय प्रभाव अधिक बलशाली रहता है। हमने ये याद रखना है। गिफन के ऊपर ग्रेट रहता है, अधिक बलशाली रहता है। नेगेटिव तो है ही है, सृणात्मक तो है ही, लेकिन ग्रेट है, अधिक बलशाली डालना है इसके अंदर। गिफन बोले तो ग्रेट, यानी कि अधिक बलशाली रहता है। निम्न वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें सृणात्मक आय प्रभाव क्या होता है, निर्बल रहता है, यानी कि कमज़ोर होता है। निम्न में क्या है कि निर्बल है, और गिफन यानी ग्रेट है, यानी बलशाली है। निम्न में मांग का नियम क्रियाशील रहता है लेकिन गिफन में नहीं रहता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोबारा से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। दो बातें हमने डिस्कस की हैं निम्न और गिफन में। ये इसमें से जो है ना हमेशा ही प्रश्न बनता है, गिफन वस्तु कौन सी होती है, निम्न प्रकार की वस्तु होती है। आय प्रभाव कैसा रहता है, सृणात्मक तो होता है लेकिन अधिक बलशाली होता है, बलशाली रहता है। किसमें, गिफन। गिफन बोले तो ग्रेट, ग्रेट बोले तो बलशाली रहता है। सृणात्मक तो है ही है दोनों में ही, निम्न में भी सृणात्मक रहता है और निम्न में भी जो है सृणात्मक रहता है, लेकिन गिफन में अधिक बलशाली रहता है और मांग का नियम लागू नहीं होता। लेकिन निम्न गुड्स की बात करते हैं तो निम्न गुड्स में इसका अपोजिट थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए आय प्रभाव सृणात्मक रहता है लेकिन निर्बल रहता है, यहाँ तो ये अपोजिट बात होगी। ठीक है, उसमें तो अधिक बलशाली था, इसमें निर्बल होता है। उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता लेकिन इसमें मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम इसमें लागू होता है। तो दो बातें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं। गिफन में सृणात्मक आय प्रभाव होता है और निम्न में भी सृणात्मक आय प्रभाव रहता है, दोनों में सृणात्मक रहता है, लेकिन आय प्रभाव बलशाली रहता है। किसमें किसमें रहता है, अधिक बलशाली, गिफन में, और निर्बल किसमें होता है, निम्न में। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या कि गिफन गुड्स में मांग का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता।
मांग का नियम लागू नहीं होता, लेकिन निम्न वस्तु में क्या होता है, मांग का नियम लागू रहता है। डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मांग की लोच कीमत में मांग की लोच कीमत परिवर्तन की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया को माप को मांग की लोच कहते हैं। यानी मांग की लोच किसे कहते हैं कि कीमत परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको कहते हैं मांग की लोच। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से मांगी गई मात्रा में क्या अनुपातिक परिवर्तन होता है, उसका माप होता है मांग की लोच। सूत्र क्या कैसे निकालेंगे? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, मांग की लोच निकल के आ जाती है। उसके बाद में मांग की आय लोच। आय लोच में क्या दिखाता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को मांग की आय लोच कहते हैं। यानी कि सूत्र क्या बनेगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। और इसी प्रकार से जो आडी लोच की बात करेंगे तो आडी लोच में क्या होगा, आडी लोच देखिए एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। आय लोच को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से मांग में अनुपातिक परिवर्तन आय लोच होगी। और आडी लोच में क्या दिखाया गया है, आडी लोच वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाएगी, आडी लोच कहलाएगी। लेकिन इसके अंदर वस्तु दो होती हैं आडी लोच में। ठीक है। वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन के कारण से वस्तु वाई की मांग में कितना परिवर्तन होता है, इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। जो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो मांग की आडी लोच को क्या है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन की दूसरी वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को मांग की आडी लोच कहते हैं। तो ये हमने थ्योरी में डाल दिया है, लेकिन सूत्र में वस्तु डालना भूल गए, क्योंकि एक्स और जो वाई जो हैं इसमें हम लोग प्रिंट नहीं कर पाए, मिस प्रिंट हो गया ये, सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्रतिस्थापन, मांग की प्रतिस्थापन लोच, ये लास्ट पॉइंट चला। प्रतिस्थापन लोच को कैसे निकालते हैं, देखिए। मांग की प्रतिस्थापन लोच, प्रतिस्थापन की मांग लोच दो वस्तुओं की कीमत अनुपात में परिवर्तन के उत्तर में उस मात्रा को बताती है जहां तक एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती है, जबकि उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होता है, मांग की प्रतिस्थापन लोच। इसी प्रकार से पूर्ति की लोच, वस्तु की कीमत परिवर्तन की उस वस्तु की पूर्ति में होने वाली प्रतिक्रिया की माप को पूर्ति की लोच कहते हैं। तो इसको कैसे आप लोग डिनोट करेंगे, तो ये होता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण से वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। यानी कि जो सूत्र बनेगा इसका, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी और बिल्कुल नोट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं।